हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हम क्लास 10th का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हल कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें आज हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि रोज़ रोज़ कहने की आवश्यकता है नहीं, आप ऐसे ही समझदार हो, कर लेना। ठीक है, और इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दिया है। ठीक है, वहाँ जाके आप देख लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, परमे से आया है ये सीधे। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है, ये परमे प्रश्नावली 10 परमे 10.2 है। ठीक है, इसमें हमें क्या बोला गया है, हमें सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यानी ये वृत्त है, माना कि एक वृत्त है ओ केंद्र वाला। इसमें क्या है, बाह्य बिंदु, मान लो यहाँ पे कोई बाह्य बिंदु है P। ठीक है, इससे इस पर खींची गई है स्पर्श रेखा, ऐसे स्पर्श रेखाएं इसके ऊपर से खींची गई है। ठीक है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी कि इसको और इसको मान लो Q, इसको मान लो R। यानी कि हमें क्या सिद्ध करना है, ये स्पर्श रेखाएं कौन सी, PQ और PR, इनकी लंबाई बराबर होती है, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए दिया है। ठीक है, दिया है, इसका फॉर्मेट परमे को क्या होता है, फॉर्मेट ये होता है। सबसे पहले दिया लिखते हैं, तो इसमें हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले वो लिखना है। हमें दे रखा है कि ओ केंद्र वाला हमारे पास क्या है, एक वृत्त है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक है, जिसमें PQ व PR दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये हमें दिया है। ठीक है, वो केंद्र वाला वृत्त है और ये स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, इसमें हमें लिखना है सिद्ध, क्या करना है, सिद्ध करना, जो भी सिद्ध करना है हमें वो लिखना है। ठीक है, अब आपको पता है क्या सिद्ध करना है हमें, इसमें हमें सिद्ध करना है कि PQ और PR ये क्या है, दोनों बराबर है। स्पर्श रेखा यही है, तो PQ बराबर PR, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसमें हमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें हमें रचना करनी होगी। ठीक है, आसान सी परमे है, छोटी सी परमे है, इसमें आपको रचना क्या करनी है, रचना करनी है इसमें आपको O को Q से मिलाना है और O को R से मिलाना है। ठीक है, और P को O से मिलाना है। अब देखिए आप, जैसे ही आप क्या करेंगे, OQ, OR व OP को मिलाया। ठीक है, अब इससे मिलाने से क्या होगा, आपको पता है केंद्र है, ये परिधि, केंद्र से जैसे परिधि को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगी, त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। अब एक ही वर्ष की त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब देखो, और त्रिज्या, ये त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। लंब होने का मतलब क्या, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, कोई भी वर्त की त्रिज्या है वो हमेशा स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ये भी एक परिमेय है, हमने पहले पढ़ी है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखो, अब हम आगे करेंगे उपपत्ति। इसमें देखो क्या आएगा, अब कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ले लो। एक तो होगा त्रिभुज PQO व त्रिभुज PRO में, ये दो त्रिभुज है। ठीक है, अब देखो इन त्रिभुजों में क्या क्या समान हो रहा है, एक तो आपको दिख रहा है OQ और OR, ये बराबर है। ये बराबर क्यों है, OQ बराबर OR क्यों बराबर है, ये है वर्त की त्रिज्या, दोनों क्या है, वर्त की त्रिज्या, इसलिए बराबर है। अब देखो इसमें OP दिख रही है आपको, दोनों वर्त के अंदर OP क्या है, उभयनिष्ठ है, ये हो जाएगी उभयनिष्ठ। और क्या बराबर हो रहा है, देखो दोनों वर्तों में। ठीक है, हम इन दोनों वर्तों को क्या करेंगे, सर्वांग सम, और सर्वांग सम होने के बाद क्या हो जाएंगे, जो वर्त सर्वांग सम होते हैं उनकी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, संगत भुजाएं। अब देखो और क्या है इसमें, ये कोण, ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, यानी कि कोण PQO बराबर कोण PRO, ये क्या है,
90 डिग्री। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। इधर से साइड में कर दूं तो इससे क्या हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज पी क्यू ओ सर्वांग सम, सॉरी दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज पी आर, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो क्या होंगे, उनकी संगत भुजाएं भी क्या हो जाएगी, बराबर। जैसे पी क्यू और पी आर क्या हो जाएगी, पी क्यू बराबर पी आर, ये हमें सिद्ध करना था, ये बराबर हो जाएगी। ठीक है, इति सिद्धम। आसान सा क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन फिर आ सकता है। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये था फर्स्ट प्रश्नावली से, उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको दिख रहा होगा एचसीएफ ज्ञात करने वाला था, तो ये यूक्लिड विभाजन अपने हट चुका है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध की जाएगी रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आसान सा क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, और 101% इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में ये क्वेश्चन आएंगे। रोड 2 या रोड 5, रोड 3, तीन क्वेश्चन दे रखे हैं, 101% आते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आता ही आता है। ठीक है, इसलिए आप इसको याद ही कर लो, दिमाग में फिट कर लो इसको। ठीक है, अब देखो, सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या करना है, अपरिमेय संख्या, तो हम क्या करेंगे, हमेशा उल्टा चलेंगे। हमेशा स्टूडेंट की खोपड़ी क्या उल्टी चलती है, तो आपको क्या करना है, इसको उल्टा मानना है। हम क्या करेंगे, माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम क्या मानेंगे कि रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय की सिद्ध करना है, हम मानेंगे परिमेय संख्या। अब कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2, ये हम आंसर कर रहे हैं इसका, रूट 2 बराबर ए अपॉन बी, यानी पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी हम ए अपॉन बी के रूप में, या कैसे भी हम उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ पर क्या है, ये ए और बी क्या है, ए वे बी दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है, आपके दिमाग में ये होगा, सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक दूसरे से कटती नहीं है। सीधा सीधा समझिए आप, यानी कि एक दूसरे से नहीं कटने वाली संख्याएं। जैसे मैं लिख रहा हूँ 3/8, ये दोनों के आपस में सहभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 3 का भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 1 का जाएगा, 1 का इसमें जाएगा, वो कटने का 1 का भाग तो वैसे सब में जाता है, इसमें 3 का, इसमें 3 का, इसमें 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 8 का जाएगा, लेकिन 3 का नहीं जाएगा। यानी कि दोनों संख्याएं आपस में कभी कटेगी नहीं, ऐसी कैसी रहेगी, तो ये दोनों क्या सहभाज्य संख्या है। ठीक है, इतना ही समझ लो आप तो अभी तो। अब देखो आगे, अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ हम करेंगे वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इधर हम करेंगे रूट 2 का स्क्वायर, इधर करेंगे हम ए अपॉन बी का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, आपने पढ़ा होगा। रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है, 2 ही होगा, 9th क्लास में है ये, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है, गुणा करना है तो 2 आएंगे। और इधर ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है आपके। अब देखो, हम क्या करेंगे, बी को इस तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे किसमें, भाग में, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, और 2 को इस तरफ लेके आएंगे, ये ऊपर क्या है, ऊपर वाली संख्या ऊपर गुणा में नीचे आएगी तो भाग में हो जाएगी, तो बी को इस तरफ लेके जाएंगे, ये तो हो जाएगा ऊपर। ठीक है, ऐसे नहीं आ रहा तो इधर देख लो, चलो 2 लाइन लिख देता हूँ, यानी इसके गुणा में हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, बी नीचे था, इसको इधर लेके गए, भाग में था, इधर गुणा में हो गया। ठीक है, अब 2 इधर यहाँ पे देखो, इसके गुणा में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 इसके हो जाएगा भाग में। ठीक है, ये हो गया भाग में, यानी कि ऊपर से संख्या गुणा वाले नीचे इधर बराबर की इस तरफ आती है तो भाग में हो जाती है, और भाग वाली उधर जाएगी तो गुणा में हो जाएगी, यानी बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 2 का भाग ए स्क्वायर में जाता है, तो 2 का भाग ए में भी जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि ए स्क्वायर 2 से भाज्य है या विभाजित है, विभाजित लिख दो या भाज्य, एक ही बात है। ए स्क्वायर 2 से भाज्य, इसका मतलब ए
भी 2 से भाज्य होगा। अब ये लाइन कहाँ से आई कि ए स्क्वायर 2 से भाज्य है, तो ए भी 2 से भाज्य कैसे होगा? परमेय, ये एक परमेय है, परमेय 1.3 है, उसमें है कि किसी संख्या का स्क्वायर यदि किसी संख्या से भाज्य है तो वो संख्या ए भी उससे भाज्य होगी। यानी कि कैसे है, इधर देखो आप कैसे समझते हैं हम ए स्क्वायर। एक मिनट, इधर देखो थोड़ी समस्या हो रही है, बकरियां बोल रही है आसपास, इसलिए फिर भी देखो इधर आप, ए स्क्वायर 2 से भाज्य है, ए भी 2 से भाज्य होगा। यानी कि ये परमेय 1.3 थी, यानी ए स्क्वायर, जैसे ए मान लो कोई भी संख्या मान ली हमने 4, ठीक है, तो ए स्क्वायर कितना होगा, यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, यानी 16 में 2 का भाग जाएगा, जाएगा वो तो 8 बार, तो ये 16 क्या है, ए स्क्वायर है, तो ए कितना होगा 4 ही होगा, यानी 4 में भी 2 का भाग जाएगा, ये चीज़ है, ठीक है, ऐसे समझ लो आप। तो कोई भी संख्या ए हमने 4 मानी थी, उसका स्क्वायर कितना था 16, जब 16 में 2 का भाग जाएगा तो 4 में भी भाग जाएगा 101%, ठीक है, तो ये परमेय है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर 2 से भाज्य है, भाज्य कैसे, 2 का भाग इसमें इसके नीचे, तो 2 का भाग ए स्क्वायर में जा रहा है, इसका मतलब ए में भी 2 का भाग जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे भी आप ए के अंदर 2 का भाग दोगे, कोई ना कोई तो संख्या आएगी आएगी ना, तो कौन सी संख्या आएगी हमें पता नहीं, तो हमने क्या मान ली सी, ये हमने माना कि कोई संख्या सी आएगी। अब देखो ए है, 2 इसके नीचे उस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा 2c, ठीक है, ये अपने पास आ गया 2c। अब देखो इसको कहाँ पे रखना, इसको समीकरण नंबर डालो 1, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2 आया था। अब ये मान है ना, अपने पास ए का मान आ गया, इस मान को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ए का मान आएगा उसको हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। अब इस रफ काम को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 ये रही, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 2, तो बी स्क्वायर ए का मान कितना है, तो ए के स्थान पे 2c का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब आगे देखो इधर, अब देखो बी स्क्वायर, इधर क्या चल रहा है बी स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 2c का स्क्वायर यानी 4c स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया और c स्क्वायर। अब 2 का भाग 2 में देंगे हम, 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2c स्क्वायर, ठीक है। अब 2 इधर गुणा में, इसको इधर लाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं पहले तो हमने ए के नीचे लाया था 2 को, अब इस बार बी के नीचे लाएंगे। अब क्यों ले ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, वो आपको भी लास्ट में पता चलेगा। 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, ठीक है, स्क्वायर, और वही पर में लग जाएगी अभी हमने जो यहाँ पे लगवाई थी, यानी बी स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, यानी बी स्क्वायर 2 से क्या है भाज्य, ठीक है। जब बी स्क्वायर 2 से भाज्य है तो बी कहाँ पीछे रहने वाला, बी भी क्या होगा 2 से भाज्य होगा, ठीक है। अब देखो शुरू में हमने क्या किया था, क्या बोला था हमने कि ए व बी क्या है सहभाज्य संख्या, यहाँ पे देखो सहभाज्य संख्या, और सहभाज्य संख्या मैंने आपको बताई थी कि दोनों में सेम संख्या का भाग नहीं जाएगा, मैंने अभी बताया था 3/8, इसमें 2 का जा रहा था 2 का ही जाएगा, इसमें 2 का नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो 2 का भाग दोनों संख्याओं में जा रहा है, यानी कि दोनों संख्याओं में सेम संख्या का भाग नहीं जाएगा, वही सहभाज्य संख्या होती है, हमने ए और बी मानी थी। लेकिन यहाँ पे देखो ए के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है और बी के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब हमने जो शुरुआत में जो माना था वो क्या मान लिया, हमने गलत मान लिया। क्या गलत माना हमने, हमने क्या माना था, अतः ए व बी दोनों 2 से भाज्य, ये हमने अभी सिद्ध किया है, दोनों 2 से भाज्य है, अभी हमने सिद्ध किया दोनों क्या 2 से भाज्य, परंतु हमने तो ये माना था कि दोनों क्या है सहभाज्य संख्या है, परंतु हमने तो यह माना, हमने ये माना था कि ए और बी क्या है दोनों, थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, दोनों क्या है सहभाज्य संख्या है,
ये हमने माना था शुरुआत में, सहभाज्य संख्या सहभाज्य संख्या है, हमने ये माना था। इसका मतलब क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। अतः विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास कैसे उत्पन्न हो रहा है, शुरू में हमने माना था कि ये सहभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे सहभाज्य संख्या ही सिद्ध नहीं हो रही है। विरोधाभास, ये हमारी कल्पना गलत हो रही है, कुछ भी लिख सकते हो, हमारी कल्पना गलत हो रही है। ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। जब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमने शुरू में माना था, शुरू में क्या माना था, परिमेय संख्या है। तो रोड 2 एक क्या होगी, रोड 2 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अब रोड 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, इसलिए रोड 2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए रोड 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन आसान सा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है और आ सकता है बार बार, कुछ नहीं। हमें क्या बोला गया था, अब मैं यहाँ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। ठीक है, कुछ नहीं, ए परिमेय बोला है, परिमेय मानना है, और परिमेय है इसका मतलब ए अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं। और ए अपॉन बी कैसे संख्या है, सहभाज्य संख्या है। फिर हमें क्या करना है, वर्ग करना है। एक बार तो क्या करना है, 2 को ए स्क्वायर के नीचे लेके आना है, और एक बार फिर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर के नीचे आएगा, यहाँ परिमेय लग जाएगी, यानी ए स्क्वायर 2 से भाज्य है तो ए भी 2 से भाज्य है। फिर ए में 2 का भाग जाएगा तो हमने मान लिया कोई संख्या सी है, यानी ए बराबर 2c। ठीक है, अब ये मान आप रख देंगे हम एक में, समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में ये मान रखेंगे, फिर इसको आगे हल करना। आगे हल करने के बाद हम क्या करेंगे, अब 2 को हम बी स्क्वायर के नीचे लेके आएंगे, यानी कि बी स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, ए स्क्वायर में जा रहा है, यानी कि बी में भी 2 का भाग जाएगा। अब हमें क्या प्राप्त हुआ, ए व बी दोनों 2 से भाज्य है। देखो यहाँ पे ये 2 का भाग, यहाँ पे देखो ये रहा, 2 का भाग बी में जा रहा है और ए में भी जा रहा है। जब दोनों ही संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है, और हमने शुरू में क्या माना था, सहभाज्य संख्या, यानी कि सहभाज्य संख्याओं में सेम संख्या का भाग नहीं जाता, यहाँ पे भाग जा रहा है। परंतु हमने तो माना था ए और बी क्या सहभाज्य संख्या है। अतः क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो रोड 2 क्या है, परिमेय संख्या नहीं, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यानी कि हमने शुरू में क्या गलत मान ली थी, हमने क्या था, माना कि रोड 2 एक परिमेय संख्या, ये हमने क्या गलत मान लिया था। सहभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो रोड 2 क्या है, कि अपरिमेय संख्या। जब परिमेय नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, लेना चाहो तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके हट चुका है, प्रश्नावली उससे आया हुआ है। 8.3 प्रश्नावली थी ये। ठीक है, त्रिकोणमिति वाली, उससे आया हुआ था, ये हट चुका है तो हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ठीक है, पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग में एक अद्वितीय हल है, यानी कि हमें क्या करना है, प्रश्नावली 3 से आया है, अद्वितीय हल की कंडीशन दे रखी है और 2 समीकरण दे रखी है आपको। तो अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, पहले तो आपको वो पता होनी चाहिए। ठीक है, हमें क्या बोला गया, अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, अद्वितीय हल की कंडीशन होगी a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ये होती है अद्वितीय हल की कंडीशन। ठीक है, और रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, इसका वैसे कोई मतलब नहीं है, मैं लिख देता हूँ प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, और कंडीशन a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 ये होती है। हमें p का मान याद करना है तो आसान सा है, इसमें देखो ये समीकरण है। ठीक है, इस समीकरण में a1 का मान कितना होगा, मैं लिख देता हूँ 4x प्लस py 8 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। इस समीकरण में देखो, समीकरण वैसे क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0। डायरेक्ट कर सकते हैं, वैसे मैं आपको पूरा विस्तार से बता रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों समीकरणों की हम क्या करेंगे, तुलना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समीकरणों की तुलना करने पर
ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी करके देख लेना, थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूँ ताकि आपकी समय की बचत हो जाए। यानी कि इसमें देखो तुलना करेंगे तो A1 कितना आएगा 4, B1 कितना आएगा P, C1 की हमें तुलना करनी ही नहीं है क्योंकि हमारे प्रतिबंध में A1 A2 B1 B2 ये दे रखा है। ठीक है, और इसी प्रकार देखो आगे A2 कितना आएगा, यहाँ पे A2 x में ये रहा, यहाँ पे आएगा 2, तुलना करना जानते होंगे आप। B2 कितना आएगा B2, y का गुणांक B2, यहाँ पे y का गुणांक 2, यानी समीकरण 3 इससे करना है, A1 वाला इससे और A2 वाला इससे। ठीक है, तो देखो x का गुणांक 4 है, यहाँ x का गुणांक a है, तो A1 हो जाएगा 4, B1 हो जाएगा P, यहाँ A2 हो जाएगा 2 और B2 हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ दोनों 2 2 हो रहे हैं। अब देखो ये रख दो, इसमें A1 का मान कितना आ रहा है 4, ठीक है, और A2 का मान कितना आ रहा है 2, नॉट इक्वल, B1 का मान कितना आ रहा है P, और B2 का मान कितना आ रहा है 2। अब आप चाहो तो नीचे से 2 2 उड़ा दो, या फिर 2 का भाग इसमें दे दो, 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 बार, नॉट इक्वल P/2। ठीक है, आगे देखो ये 2 इधर जाएगा तो 2 से 2 गुणा हो जाएंगे, नॉट इक्वल P, 4 नॉट इक्वल P, यानी कि P का मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, P का मान कितना आएगा 4 आएगा, बराबर नहीं लिखना चाहो तो इतना ही लिख देना है, P नॉट इक्वल 4। ठीक है, P के किस मान के लिए युग्म अद्वितीय होगा, जब P का मान 4 आएगा तब ये अद्वितीय होगा। ठीक है, नोट करो।